शुरू कर दीजिए। शुरू है। मदान जी को बोल दीजिए। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग के योग वार्ता कार्यक्रम के 5वीं कड़ी में आप सभी उपस्थित श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत हम गायत्री मंत्र के उच्चारण से करेंगे। गायत्री मंत्र के लिए मैं हमारे विभागीय मंत्री श्री भरत भूषण जी मदान जी को आमंत्रित करता हूं। पद्मासन। भरत जी। पद्मासन। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। गहरा लंबा श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाले। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर पेट को ढीला करके शनै शनै श्वास को आनंद पूर्वक कंठ तक भरे, छोड़े व ले। श्वास लेते और छोड़ते वक्त मूलबंध का अभ्यास करें। तीन बार ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में, पहले 2 भाग में हो, आखिरी 1 भाग में म का उच्चारण। हमारा स्वर मधुर, श्रद्धा युक्त व लयबद्ध, ध्वनि प्रारंभ से अंत तक समान। लीजिए गहरा लंबा श्वास। ध्वनि शुरू। गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से आंखें खोले। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग में हमारे अकोला, अमरावती, कोल्हापुर, यवतमाल
और नागपुर की वार्ता क्रमांक 5 अस्थि रोग के ऊपर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये हमारी 5वीं वार्ता है। वार्ता लेने का उद्देश्य है कि हम जिस जिस प्रणाली पर वार्ता लेते हैं या किसी रोग के ऊपर, तो हम हमारे जो साधक एवं हमारे जो जुड़ने वाले हमारे साथ लोग हैं, उनको उस रोग की या उस प्रणाली की जानकारी मिलनी चाहिए और उस जानकारी के से हम हमारे जो आने वाले रोग उनसे कैसे निजात पा सकते हैं और आसन द्वारा हम किस किस रोग, आसन और प्राणायाम द्वारा किस रोग को हम रोक सकते आने से, इसकी जानकारी के हिसाब से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो आज की वार्ता में हमारे साथ में हमारे विभाग के प्रधान श्रीमती कैलाश पटेल एवं महाराष्ट्र प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजन पटेल। आज की वार्ता में डॉक्टर राजन पटेल अस्थि रोग के ऊपर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं डॉक्टर राजन पटेल को आमंत्रित करता हूं। नमस्ते। पहले तो ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज की इस वार्ता में आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज की जो वार्ता है ये हमारी रोज हम जो काम करते हैं उस पर जो कुछ हमारी प्रॉब्लम्स आती है, जो हमें ये प्रॉब्लम्स रोज फेस करते हैं, इस पर है। आप जरूर आप इस पर सुनिए और आप उसका एक करेंगे तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। अस्थि रोग ये ऐसा है, अस्थि रोग और योग, इसका संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और अस्थि रोग, कुछ आपके जॉइंट्स पेन्स हो, ये सभी होते हैं, पेन किलर्स देते हैं आपको, और पेन किलर्स देने के बाद में आपको कुछ हद तक फायदा होता है, कुछ हद तक बाद में साइड इफेक्ट्स भी आने लगते हैं और आप वापस डॉक्टर के पास जाते हैं और वापस वो डॉक्टर हर टाइम दवाइयाँ बदल के उसके साइड इफेक्ट्स भी आने के बाद में डॉक्टर एक बात बोल देते हैं कि आप एक काम करो, योग करो, यानी मेरे से छुटकारा पाओ, मेरे यहाँ हाथ मेरे टेक दिए है, ऐसे समझिए। योग का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि योग और फिजियोथेरेपी दोनों का दे गो हैंड इन हैंड। फिजियोथेरेपी भी एक योग का ही एक हिस्सा है, समझिए। क्योंकि फिजियोथेरेपी भी हम क्या करते हैं, जो व्यायाम करते हैं वो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, बाद में कुछ तो किसकी तो असर ये पकड़ते हुए करते हैं या किसी का सहारा लेते हुए हम करते हैं। योग में हम खुद हमारे शरीर का ही सहारा लेते हुए हम योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कि जिससे हमें छुटकारा मिले। ये कैसे मिले देखिए। अभी थोड़ा सा मैं अस्थि कंकाल पर बोलता हूँ। अस्थि कंकाल यानी स्केलेटन, हमारा हड्डी जो है, हमारा पूरा शरीर है। समझो हमारा शरीर 70 किलो का है, तो इसमें का 10 किलो वजन खाली ये कंकाल का ही है। इतना कम है मेरा शरीर, समझो 70 किलो रहा तो उसमें से खाली 10 किलो ही मेरा कंकाल है। 15 to 60% ही इसमें मेरा हड्डी का भाग वजन आता है। ये हड्डियां जो है हमारा अस्थि कंकाल है, ये देखिए अस्थि कंकाल, ये अस्थि कंकाल पूरे 206 हड्डियों से बना हुआ है। ये पूरा एडल्ट में जो ग्रोन है आदमी, उसमें 206 हड्डियों से बना हुआ है। मगर बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी उसमें 280
से 300 तक हड्डियां रहती है। क्यों? एक जो हड्डी रहती है उसमें ऊपर एपिफाइसिस करके बोलते हैं, और ये एपिफाइसिस आपके धीरे धीरे जैसे वजन बढ़ते जाएंगे वैसे आपको होता जाएगा। ये समझिए, ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये हड्डी एक दिख रही है, मगर बचपन में यहाँ एक कट रहता है और यहाँ एक कट रहता है, ये एपिफाइसिस बोलते हैं इसको। जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये हड्डी मिक्स ज्वाइन होती जाएगी और उसमें 3 हड्डियों की एक हड्डी हो जाती है। ये देखिए, इसमें 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक तो एक्सियल स्केलेटन, ये यहाँ जो है एक एक्सियल स्केलेटन है। एक्सिस हमारा जो अक्ष है वो अक्ष की उसमें ये है, ये इसमें आता क्या है, ये हमारा पूरा स्कल, ये चेहरा, गर्दन की, और बाद में ये रीढ़ की पूरी हड्डियां, ये हड्डियां, और ये हमारे फेफड़े यानी रिब्स, ये सभी इसमें एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। मगर अपेंडिकुलर स्केलेटन में, अपेंडिकुलर यानी हमारे शरीर के इस भाग को जो जोड़ने वाले हैं, ऊपर से 2 हाथ, नीचे से 2 पैर, ये जब ये जोड़ते हैं तो ये पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं इसको। हमारा जो सैक्रम है, खास करके ये सैक्रम हम रोज सुनते हैं, आसन में भी बोलते भी है, हमारा सैक्रम प्रभावित होता है, पेल्विक प्रभावित होता है। ये सैक्रम क्या है? देखिए, 3 हड्डियों से बना हुआ है। एक तो ये सैक्रम पूरा, ये इसको पेल्विस बोलते हैं, पेल्विक पर, इसमें ये सैक्रम है, ये रीढ़ का भाग है, ऊपर से यहाँ से लंबर भाग यहाँ से, और यहाँ देखिए 2 हड्डियां है, एक यहाँ से, ये दूसरी, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है पेल्विक बोन से। पेल्विक बोन 3 बोन से मिला हुआ रहता है। आइलियम, इसको आइलियम बोलते हैं, इसको इस्कियम बोलते हैं, और बाद में ये प्यूबिस, और ये यहाँ आगे ज्वाइन होता है। अभी ये जो भाग है, यहाँ जो कैविटी हो गई है, इस कैविटी में हमारे शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट है, महिलाओं में यूटेरस है, ओवरीज है, साथ साथ मेरी बड़ी आंत, छोटी आंत के भाग भी वहाँ थोड़े से भाग आते हैं। खास करके महिलाओं के लिए देखिए, ये महिलाओं में ये भाग देखिए कितना बड़ा है, और ये पुरुष का है, ये पुरुष का ये भाग छोटा है। ये देखिए, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जगह यहाँ कितनी बड़ी है, ये जगह कितनी बड़ी है, देखिए यहाँ कितनी छोटी है। ये जगह महिलाओं में जगह बड़ी क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ बच्चा जब अंदर की ओर पलता है तभी यहाँ जगह होनी जरूरी है, इसके लिए यहाँ होता है। यहाँ का एंगल देखिए, अभी यहाँ का एंगल कितना बड़ा है और यहाँ का एंगल कितना छोटा है पुरुष में। ये खास करके रचना इसमें रहती है। सैक्रम का भाग भी देखिए कितना यहाँ छोटा है, थोड़ा सा संकड़ा है, तो यहाँ सैक्रम भी इधर पीछे, थोड़ा सा पीछे की ओर गया है, यहाँ थोड़ा सा आगे की ओर आया है, ये सैक्रम। हड्डी की रचना भी आप देख लीजिए, ये फीवर बोन है, हमारी हड्डी का, हमारे अस्थि प्रणाली का सबसे बड़ा लंबा बोन है। बोन, हम लगता है कि बोन तो पूरा डेड है, नहीं है, बोन भी पूरा जिंदा है। उसके अंदर की सेल्स, अलग अलग टाइप की सेल्स रहती है, पेशियां रहती है। ये इसमें वाइट, ये जो है उसमें रेड या येलो मैटर, वाइट या येलो मैटर रहता है, और बाद में ये रेड मैटर भी रहता है। ये जो मैटर है, ये मैटर में, येलो मैटर में या व्हाइट मैटर में सफेद पेशी तैयार होती है, और ये जो है यहाँ जो रेड हिस्सा है, यहाँ आपकी लाल पेशी तैयार होती है। रक्त की जो रक्त के कण रहते हैं इसमें ये लाल पेशी तैयार होती है। ये अस्थि मज्जा है, ये मैरो केविटी, ये खोखले रहते हैं, ये हड्डियां अंदर से खोखली रहती है। खोखली रहने से वहाँ की मजबूती बढ़ती है। अभी यहाँ आप एक खोल देखेंगे, यहाँ एक छिद्र देखेंगे, यहाँ भी एक छिद्र है, देखिए ये छिद्र में से एक ब्लड वेसल्स अंदर की ओर जा रही है, उससे बाहर की ओर भी आती है। यहाँ से नर्व का सप्लाई भी यहाँ रहता है। नर्व यानी आपका चेता तंत्र, चेता प्रणाली की एक नाड़ी जो रहती है वो, ये भी अंदर की ओर जाती है। इसका मतलब है कि बोन्स भी मेरे, देखिए बोन्स के अंदर का भाग देखिए, वहां भी ब्लड वेसल्स अंदर की ओर जाती है, उसको ब्लड सप्लाई होने के लिए। अस्थियों की रचना देखिए, ये तो ऑसियस टिश्यू से बनी हुई रहती है, उसके ऊतक यानी टिश्यूज कार्टिलेज से बनी रहती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी रहती है, एपिथेलियम, एडिपोस सेल्स या टिश्यूज और नर्वस टिश्यू, ये सभी से हमारी हड्डियां बनी रहती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स जिसको हम बोलते हैं कि कई
बोन्स जो है ये देखिए, ये हड्डी कितनी लंबी है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, यहाँ है, जिसको हम फीमर बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर रहती है। 3 हड्डियां कान के अंदर रहती है, मैलियस, लिम्पस और स्टेपिस। अंदर का जो स्टेपिस है, ये सबसे बहुत हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी रहती है। ये हड्डी का आकार देखिए, एक तो लंबा है, एक चपटा है, यहाँ शॉर्ट बोन है, छोटे बोन है। ये अलग अलग टाइप की हाथ की जो हड्डियां रहती है यहाँ, या 8 हड्डियां रहती है, ये हड्डियां रहती है। या इरेग्युलर बोन, ये रेगुलरिटी नहीं है इसमें कुछ, ये सभी हड्डियों की रचना है। ये 2 हड्डियां या हड्डी और कार्टिलेज मिलते हुए जॉइंट्स तैयार होते हैं, संधि तैयार होती है, जोड़ तैयार होते हैं। ये जोड़ देखिए अलग अलग टाइप के रहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये खास करके मेरे कंधे का रहता है, यहाँ कंधा का है, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट। ये कंधे का जो है ये यहाँ है, वो दिख रहा है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर दूसरा है हिंज जॉइंट, कि जिसमें हम, या कोनी का जॉइंट, यहाँ कोनी देखिए, जॉइंट थोड़ा अलग है, ये यहाँ का अलग है, यहाँ का जो ये जॉइंट है इसकी रचना अलग है, इसको हिप जॉइंट बोलते हैं। ये ऐसे कुछ रेजिस्टेंस पर हमारी ये हड्डियां घूमती है। तीसरा है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट ये है हमारी अंगूठी, छोटी छोटी यहाँ के हाथ की अंगुलियां रहती है, ये अंगुलियां पर एक दूसरे पर घूमती है, ये यहाँ घूमती है, या देखिए। चौथा जो है यहाँ, ये अलग टाइप का जॉइंट है, ये नी जॉइंट है। वैसे ये 5वां जॉइंट है। ये यहाँ जो छोटी हड्डियां रहती है, ये इसका ये जॉइंट है। अस्थि का विकास, अभी मैंने जैसे बोला कि पूरे ग्रोन अप आदमी में 206 हड्डियां रहती है, मगर बचपन में छोटा बच्चा रहता है तभी 280 से 300 हड्डियां रहती है। ये छोटे बच्चे का एक हाथ दिखाया मैंने, ये देखिए, ये तीसरी, ये 3 हड्डियां हाथ की रहती है, इसमें अंगूठे की ये पहली 2 उंगलियां, 2 हड्डी, और ये जो मेन 5 उंगलियां, ये 5 हड्डियां हैं, इसमें की ये हड्डी देखिए यहाँ ज्वाइन नहीं हुई, ये तैयार होकर बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ज्वाइन होती जाएगी। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, ये हड्डी पूरी नहीं है यहाँ, और यहाँ ज्वाइन हो गई बाद में एक हड्डी होगी। ये जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसी होती है। इसके लिए मेडिको लीगल प्रॉब्लम जब भी आते हैं तो बच्चा कितने साल का था वो हमें खाली एक्सरे से ही मालूम हो जाता है कि बच्चा ये अंदाजे इतने साल का रहेगा, या ये मेल हड्डी है या फीमेल हड्डी है, ये भी खास करके आ जाएगी। हड्डी जो बनी हुई रहती है, ये खास करके इसमें मिनरल्स ज्यादा रहते हैं, मिनरल्स यानी क्षार ज्यादा रहते हैं। क्षार में ये कैल्शियम, ये तो आपने सुना होगा कि हड्डी मजबूत करने के लिए कैल्शियम हमें शरीर में चाहिए। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस ये भी रहता है, मैग्नीशियम, ये 3 खास करके, बाद में आयरन, जिंक और सोडियम, ये सभी मिनरल्स जो है, ये मिनरल्स से हमारी हड्डी बनी रहती है, हड्डी में मिनरल्स रहते हैं। और सबसे इसमें कैल्शियम का महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि कैल्शियम से हमारी हड्डी में मजबूती आती है। ये मजबूती हमें, कैल्शियम कम होने से मजबूती कम होती है, हड्डियां खोखली हो जाती है। अभी आपने कभी सुना भी होगा कि बोन डेंसिटी कभी कभी हमारे करवाते हैं, लेबोरेटरी में जाके करवाते हैं हमारा बोन कितना है। नॉर्मल जो है यहाँ से, ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन, ये नॉर्मल बोन है, मिनरल डेंसिटी, मिनरल यानी क्षार, क्षारीय मेरी डेंसिटी कितनी उसकी घनता है वो देखने के लिए ये करती है। 0 चाहिए, 0 स्कोर, इसको टी स्कोर बोलते हैं। -1 रहा तो ऑस्टियोपीनिया, यानी हड्डी कमजोर हो रही है। -2 ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस यानी पोर्स, यानी उसमें छिद्र ये रहते हैं, और इसकी हड्डी की बहुत ही खोखली हो जाती है, खाली ऐसे टच किया तो भी टूट जाती है। ये हमें ये करते हैं, बोन डेंसिटी करते हैं, तभी हम ये सब करते हैं। अस्थि का कार्य क्या है? शरीर को चलाना। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह तक चलाना है, वो कौन करता है? मेरी अस्थियां ही करती है। शरीर को सहारा देना, सपोर्ट देना, शरीर के विविध अंगों की रक्षा करना। क्योंकि रक्षा क्यों? समझे, यहाँ फेफड़े या हृदय है, इसके अंदर कैद है, अंदर पिंजरा रहता है, ये रिब्स के अंदर की ओर रहता है, और अंदर की ओर रहने से ये सुरक्षित रहते हैं। लाल और सफेद पेशियों का निर्माण करना, और खनिज लवणों का तो भंडार है, अभी बोला वैसे ही, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो कुछ है। इसमें खास करके
कैल्शियम को आपको अंदर की ओर रोड के अंदर जाने के लिए विटामिन डी आपको जरूरी है। खाली कैल्शियम आप लेते बैठेंगे तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। कैल्शियम मैंने चुना, थोड़े में आपको चुना पैन पर जो लगाते हैं वो चुना सफेद, ये कैल्शियम ही है, बाकी कुछ नहीं है। मगर वो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन करने के लिए कुछ तो व्हीकल चाहिए। ये व्हीकल खास करके विटामिन डी में हमें मिल जाता है। ये विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन, ये भी एक इसमें, जैसे हमारी थायराइड हार्मोन रहती है वैसे पैराथायराइड हार्मोन भी रहती है। ये पैराथायराइड हार्मोन यहाँ थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है। जब भी सूर्य नमस्कार की हम जब भी प्रोत्साहन की स्थिति करते हैं और थोड़ी और कट रूप में लेते हैं तो थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में ऐसे हम बोलते हैं। ये बोलते हैं, ये इसका मतलब है कि पैराथायराइड का सिक्रीशन नॉर्मल होने लगता है। पैराथायराइड भी एक हार्मोन ऐसा है कि शरीर के अंदर की कैल्शियम की जो लेवल है वो मेंटेन करता है। जैसे पैंक्रियास इंसुलिन का लेवल मेंटेन करता है तो मेरी ग्लूकोज नहीं बढ़ती, ग्लूकोज कंट्रोल में रहती है, वैसे ही मेरा पैराथायराइड हार्मोन बराबर सिक्रीट हो तो कैल्शियम के शरीर के अंदर रक्त में कैल्शियम की जो लेवल है ये लेवल मेंटेन करने में ये पैराथायराइड हार्मोन बहुत ही उपयोगी है। ये हमें जानकारी होना जरूरी है एक अधिकारी और साथी के हिसाब से। कैल्शियम का रक्त में शोषण करना विटामिन डी से होता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सही होना, देखिए कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों की और मैग्नीशियम ये तीनों की एक मात्रा रहती है, इस मात्रा में ही वो बराबर बोन में सेट हो जाते हैं। कैल्शियम की मदद से अस्थि का निर्माण और मजबूत होता है। अभी मैं पैर पर जाता हूँ, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन। लास्ट टाइम हमने जो किया था, पिछले मैंने जो किया था पूरी रीढ़ पर किया था, यानी वो जो है वो एक्सियल स्केलेटन पर मैं ज्यादा बोला था, खाली रीढ़ पर ही ज्यादा बोला था क्योंकि रीढ़ ही कितनी है कि रीढ़ में बहुत वक्त निकल जाता है। ये हाथ पैर की अभी हड्डी देखिए, यहाँ पेल्विस है, ये पेल्विस ये एक ही हड्डी हो जाती है, 3 हड्डियां मिलाते हुए एक हड्डी हो जाती है। यहाँ उसमें एक बराबर खांचा रहता है, इस खांचा में ये फीमर बोन का ये खांचा बराबर इसमें ज्वाइन हो जाता है और ये हड्डी हमारी हलचल बराबर कर सकती है। ला साइड में अंदर की ओर, आगे की ओर, बाहर की ओर और राउंड ऐसे ये घूम सकती है। आगे का जो है ये पटेला, ज्याला आपण वाटी म्हणतो जॉइंट की, ये वाटी जो है ये पटेला है, इसको बोलते हैं। ये जो है ये फीमर है, इसके बाद में यह दूसरी हड्डी है इसको सपोर्ट देने वाली, इसको फिबुला बोलते हैं। फिबुला कायम बाहर की ओर साइड में रहता है। देखिए ये शरीर का अंदर की साइड है, ये शरीर की बाहर की साइड है। ये यहाँ फिबुला बाहर की ओर रहता है। ये यहाँ एंकल जॉइंट तैयार हुआ, एंकल जॉइंट होने से यहाँ 8 हड्डियां हैं पैर की। यहाँ जैसे 8 हड्डियां रहती है वहाँ पैर में 7 हड्डियां रहती है। ये 7 हड्डियां मिलाते हुए यहाँ एक जॉइंट तैयार होता है जिसको हम एंकल जॉइंट बोलते हैं, एडी का जॉइंट बोलते हैं। बाद में यहाँ 5 हड्डियां रहती है, 1 2 3 4 5, ये हड्डियां जिसको हम फैलेंजेस बोलते हैं या बेटा कार्पल्स बोलते हैं। और बाद में ये कार्पल बोन बोलते हैं। ये कार्पल बोन में यहाँ 2 हैं, बाद में यहाँ 3 3 3 ऐसे मिलाते हुए 14 हड्डियां यहाँ आती है। ऐसे मिलाते हुए पूरे यहाँ से यहाँ तक पैर में 30 हड्डियां रहती है। एक पैर में 30 तो दूसरे पैर में 30, तो 60 हड्डियां हो गई। बाद में ये पेल्विस, ये एक हड्डी, ऐसे मिलाते हुए 31 हड्डियां पैर के यहाँ हो जाती है। एक श्लोक में खास करके यहाँ कहना चाहूंगा, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत तरह, अयम में विश्व देश जो जो शिवाश दिवस सर्वस। इसमें मेरे, इसका अर्थ क्या है, मेरी प्रत्येक हथेली भगवान या ऐश्वर्यशाली है, इसको असर करने वाली है, अधिक का अधिक ऐश्वर्य देने वाली है, बरकत लेने वाली है। मेरे हाथ में विश्व के सभी समस्या औषधि है और मेरे हाथ कल्याणकारी हो, सर्व रोग निवारण हो और इसमें सब में सौंदर्य हो। ये खास करके ये जो मंत्र है, ये मंत्र हमने जो दिया है, ये हम जो करते हैं इसमें एक मंत्र आएगा, ये मंत्र इसमें करते हैं। ये हाथ की हड्डियां हैं। अभी हाथ का इंपॉर्टेंस हमने ये मंत्र के साथ में बोला कि मंत्र के हिसाब से हाथ का कितना इंपॉर्टेंस है। हाथ देखिए, एक दोनों हाथ है, वो दोनों हाथ में एक हाथ का वापस इंपॉर्टेंस ज्यादा है, दाहिने हाथ का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है और लेफ्ट हैंड का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहता है। दोनों हाथ में भी हाथ तो बहुत ही काम करते हैं, बरकत देने वाले हाथ है,
कमाने वाले हाथ है, काम करने वाले हाथ है, उंगलियां है, ये सभी उंगलियां फाइन वर्क होता है कहाँ से? ये मेरे हाथ की उंगलियों से, हड्डियों से। ये हाथ की हड्डियां भी देखिए, ऊपर की जो हड्डी है इसको ह्यूमेरस बोलते हैं, ये ह्यूमेरस बोलते हैं इसको। इसमें वापस नीचे गए तो ये जो एल्बो जॉइंट है यहाँ, इसमें 3 हड्डियां हैं, इसमें खास करके यहाँ ये 2 हड्डियां, यहाँ रेडियस और अल्ना, यहाँ मिलाते हुए यहाँ की हड्डी तैयार हो गई, यहाँ की जॉइंट तैयार हो गया। यहाँ 8 हड्डियां है, पैर के यहाँ नीचे की और 8 हड्डियां थी, यहाँ 7 हड्डियां थी, यहाँ 8 हड्डियां है, और बाद में यहाँ 5 हड्डियां टिपिकली ये इसको कार्पल बोन बोलते हैं, कार्पल बोन। और बाद में यहाँ से 3 बोन यहाँ, 3 बोन यहाँ, 3 बोन यहाँ, ऐसे मिलकर 14 हड्डियां होती है। यहाँ ये हमारा कॉलर बोन है, ये जो है कॉलर बोन, यहाँ ये जो है ये कॉलर बोन, और इसके पीछे पीठ पर जो हड्डी रहती है, आप पीठ पर हाथ लगाएंगे तो पीठ पर जो हड्डी रहती है इसको स्कैपुला बोलते हैं। ये स्कैपुला के यहाँ वापस एक खांच रहती है, पैर से ये कम डीप रहती है, और ये खाली यहाँ ये इसकी हड्डी यहाँ मिल जाती है, और ये शोल्डर जॉइंट है। और शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट देखिए, साइड में भी होती है, आगे भी होती है, पीछे भी होती है, नजदीक भी आते हैं, और हम गोलाकार भी यहाँ घुमा सकते हैं। इसकी मूवमेंट पैर की मूवमेंट से ज्यादा मूवमेंट होती है। ये खास करके इमूवेबल जॉइंट्स में आता है। हमारी स्कल, ये माथा है, माथे का ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग यहाँ दिखा रहा है। ये देखिए करवट की जैसे दांतें रहते हैं, ये दांतें एक दूसरे में फंसते हैं तो ये बिल्कुल हिलते नहीं है। वैसे ही ये हमारा फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, और बाद में ये ऑक्सीपिटल बोन है। ये सभी जो बोन है एक दूसरे को जुड़े हुए रहते हैं, और हमारा ये खोपड़ी तैयार होती है। खोपड़ी अंदर से खोपड़ी रहती है, अंदर ब्रेन रहता है, मस्तिष्क रहता है। ये खास करके इसमें ये खोपड़ी में कई जगह ये खाली रहती है, ये साइनसिस रहती है। ये यहाँ एक साइनस है, यहाँ मैक्सिलरी साइनस है, और यहाँ एक मॉडल साइनस है। ये सभी 3 टाइप की साइनसिस रहती है। ये साइनसिस खास करके हमें जो बोलते हैं, सुना भी होगा साइनोसाइटिस हुआ, ये सभी हमें ये विषय अलग है इसके लिए। ये खोपड़ी के हड्डियां है, और एक ये जो हड्डी है यहाँ, ये हड्डी का नाम है हायोइड बोन। ये गले के नीचे हंसली का बोन बोलते हैं इसको, हंसली बोलते हैं इसको। ये हायोइड बोन है। ये थोड़ा सी पेज भी लास्ट टाइम मैंने रीड का ये नहीं लिया था क्योंकि वक्त भी नहीं था, और ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट था इसके लिए। ये 12 पसलियां रहती है, ऐसे हम सुना है, और 12 इसकी वर्टेब्रल हड्डियां रहती है। मगर पहले 1 से 7 हड्डियां ये देखिए, ये जो है ये यहाँ मिली हुई है, और बाद में नीचे की जो है ये फाल्स हुई है, क्योंकि ये कार्टिलेज से बनी हुई रहती है। ये यहाँ स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है। स्टर्नम यानी खंजीरा का हाड़ बनता है, ये स्टर्नम है, ये यहाँ जुड़ी हुई रहती है, और एक पूरा पिंजरा तैयार हो जाएगा। ये पिंजरे के अंदर यहाँ दोनों बाजू 2 फेफड़े, और यहाँ बीच में जो फेफड़े के बीच में जगह रहती है, यहाँ हृदय रहता है। ये देखिए पसलियां यहाँ तक ही है, हड्डी यहाँ तक ही है, और बाद में यहाँ कार्टिलेज है, यहाँ कार्टिलेज उपस्थि बोलते हैं इसको, और ये एक दूसरे को जोड़ते हुए यहाँ मिलती है। इससे ये पिंजरा तैयार होता है। देखिए अभी शरीर की अस्थियों का विभाजन अभी थोड़ा सा करेंगे। माथा 22 हड्डियां है, 22 में से जो यहाँ 8 हड्डियां बोला, यहाँ एक है, यहाँ 14 हड्डियां, 14 और 8 22 हो गई। रीढ़ की 26 हड्डियां है, वैसे तो 33 हड्डियां है, मगर 26 क्यों बोला हूँ? क्योंकि नीचे की 5 और 4 9 हड्डियां जो है सैक्रम और कॉक्सिस मिला के 2 हड्डियां होती है, और ये मिलाते हुए यहाँ 26 हड्डियां होती है। वक्षस्थल जो है छाती, छाती का जो है ये छाती का 25 हड्डियां रहती है, 12 यहाँ रिब्स, 12 यहाँ रिब्स, और बीच में का ये खंजर का 25 से 12 ये। भुजाएं, भुजाएं 32 क्यों यहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि भुजाएं का यहाँ से 30 हड्डियां रहती है। आगे का कॉलर बोन 31 और पिछला एक है वो 32। ये 32 और 32 मिलाते हुए 64 हुआ। पैर में भी यहाँ 30 हड्डियां रहती है, यहाँ भी 30 हड्डियां रहती है, मगर सैक्रम का यानी पेल्विक का एक हड्डी रहती है, इसके लिए यहाँ 31 और 31 62 हड्डियां हुई। कान के दाएं बाएं, कान के अंदर, इसमें कान के जो है स्कल के अंदर नहीं पकड़ते हम, माथा के अंदर नहीं पकड़ते, ये सेपरेट हड्डियां पकड़ते हैं। इसके लिए वो 3 हड्डियां हैं जिसको मैलियस इंकस और स्टेरिस बोलते हैं। एक बाजू राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट साइड में वापस 3 हड्डियां ऐसे मिलाते हुए 6 हड्डियां होती है। और अभी मैंने ये दिखाया था ये हायोइड बोन, ये हायोइड बोन ये एक ही रहता है, यहाँ हंसली का।
ऐसे मिलाते हुए टोटल 206 हड्डियां होती गई। अस्थि का विकास कैसे होता है ये भी देखिए आप। ये बच्चा है और ये बोन ग्रोथ है या लॉस। ये ग्रोथ जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ये हड्डी का ग्रोथ होती रहती है। नीचे आप देखेंगे यहाँ 10 और 20 या 10 और 20 उम्र के हिसाब से ये हड्डी का विकास होते रहता है। 20 के बाद में 30 में उसका हड्डी का विकास कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट एडल्ट जब भी होता है तभी हड्डी का विकास यहाँ तक होता है। 30 से 40 या 45 तक ये धीरे धीरे बोन का लॉस धीरे धीरे होने लगता है और बाद में यहाँ से धीरे धीरे और इसका विकास कम होने लगता है। विकास यानी हड्डी धीरे धीरे खोखली होने लगती है, उसकी विकास कमजोर होने लगती है बॉडी। और बाद में लेस रैपिड यहाँ से 60 और 65 साल के बीच में से हड्डी जो ये खोखली होने के बाद में धीरे धीरे इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा सीधा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, आपको देख लेना है। बोन डेंसिटी, ये बोन का विकास हुआ, ये बोन की घनता कैसी होती है देखिए। बच्चा जब जीरो ये रहता है तभी से शुरू किए, नीचे का जो 10 साल का रहा, 20 साल का रहा, और ये घनता है, यहाँ घनता है, ये धीरे धीरे देखिए घनता 10 साल का यहाँ तक यहाँ घनता आई, 20 साल का यहाँ तक घनता आई, 30 साल का यहाँ उस बोन बराबर घन बराबर हो गया। यहाँ अटेनमेंट ऑफ पीक बोन मास बोला है, यहाँ बोन जो मास है वो बराबर यहाँ तक बराबर वो मेंटेन होता है 30 से 40 तक, और 40 के बाद में धीरे धीरे वो कम होने लगता है, बहुत ही धीरे धीरे कम होने लगता है। और यहाँ जब मेनोपॉज आता है महिलाओं में, मेनोपॉज यानी हार्मोन का कम होना, और हमें रजो निवृत्ति बोलते हैं इसको, ये होने के बाद में फटाफट कम होने लगता है, घनता कम होने लगती है और बाद में थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाता है और बाद में ये मेंटेन होता है 70 और 80 की उम्र में ये मेंटेन होता है। ये बोन मास, ये मास भी यानी उसका वजन, ये भी एक ऐसा है। ये बोन ग्राफ, ये देखिए ये जो है इसमें एक कैल्शियम का ये कितना है, ये देखिए मेल और फीमेल में, पुरुष और महिला में दोनों अलग अलग रहता है। पुरुष में देखिए बोन मास है कहाँ तक गया, यहाँ तक पूरा 50 से 60 तक, 60 50 और ये 60 इसके बीच में यहाँ तक रहा। तभी महिलाओं में देखेंगे आप यहाँ तक कम हो गए, तो बोन मास ये अभी ये जो मेनोपॉज रहता है तो पूरा धीरे धीरे फटाक करके ये देखिए यहाँ धीरे धीरे मेंटेन होता है, मगर यहाँ महिलाओं में मेनोपॉज के बाद में फटाफट ये कैल्शियम की लेवल कम होने लगी, बोन ग्रोथ कम होने लगी। शरीर में हमारे 3 वेट बेरिंग जॉइंट है, हिप जॉइंट यानी घुटने का जॉइंट, नी जॉइंट यानी घुटने का जॉइंट, और नी जॉइंट हिल जॉइंट यानी एड़ी का जॉइंट। वजन भी देखिए जैसे जैसे हमारी वजन की स्थिति कैसी रही है, नॉर्मल स्थिति है, यहाँ नॉर्मल स्थिति में यहाँ जो है मैकेनिकल या वेट देखिए, ये जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कम है, यहाँ हमारे एड़ी पर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स बहुत कम है, मगर जैसे ये हमारी ये जो है ये बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, और ये वजन ही बढ़ने के बाद में यहाँ ग्राउंड रिएक्शन फोर्स से बढ़ने लगा, हाई हो गया इसकी मुकाबले, और ये मसल्स की स्ट्रेंथ देखिए कम होने लगी, मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा हुआ, या कम था या ज्यादा हुआ, यहाँ तो एकदम हाई हो गया, और यहाँ से ग्राउंड फोर्स देखिए कितना बढ़ गया, इसके ये हम बोलते हैं। और इसमें सभी ये हड्डियों पर इसका सब प्रेशर आता है और हड्डियां ज्यादा कमजोर होने लगती है, इसके लिए हम बोलते हैं कि वजन कम रखो करके। अभी बोन का ये जो है पेल्विस में, हमारे शरीर में हिप जॉइंट का वेट जो है कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, देखिए यहाँ से एक पैर यहाँ राइट साइड पर गया और यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे यहाँ से जाता है, ये वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अभी यहाँ से बीच में था, वो बीच में से अभी रीढ़ पर से राइट साइड में गया और यहाँ से लेफ्ट साइड में गया, वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ कमजोरी ज्यादा आती है, कमजोरी मतलब जॉइंट में कमजोरी या हड्डी में इस पर प्रेशर ज्यादा आता है। यहाँ ये नेक ऑफ द फीमर बोलते हैं, और यहाँ ये जो ये है इतना भाग हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती है टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो यहाँ फ्रैक्चर हो जाते हैं, देखिए यहाँ फ्रैक्चर, इसको नेक ऑफ द फ्रैक्चर, नेक ऑफ द फीमर बोलते हैं। यहाँ ये बाद में ये एपिफाइजल की बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। इसमें भी यहाँ देखिए ये ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ये फ्रैक्चर यहाँ बहुत होते हैं क्योंकि यहाँ से जब भी डिवाइड होता है तभी यहाँ इस पर प्रेशर ज्यादा आता है,
इसके लिए यहाँ आसन में, योग में खास करके ऐसे आसन हमें यहाँ करने हैं कि जिससे मेरा हिप जॉइंट, मेरे घुटन के जॉइंट ये प्रभावित है, यहाँ की जो हड्डियां हैं ये हड्डियां मजबूत हो, एक यहाँ के लिगामेंट्स है या टेंडन्स है, ये जितने मजबूत रहेंगे इतना ये जॉइंट मजबूत रहेगा। इसके लिए हम जब भी पैरों पे शुक्र व्यायाम करवाते हैं तो इसका मतलब है कि ये यहाँ के जॉइंट बहुत ही पक्का होने के लिए मदद होती है। ये नी जॉइंट है हमारे घुटने का, ये ऊपर की हड्डी है, ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है। ये इसमें देखिए यहाँ से साइड में जॉइंट मिलते हैं, यहाँ किससे मिलते हैं, लिगामेंट से। ये लिगामेंट है, यहाँ एक लिगामेंट है या पटेला है, ये यहाँ रहता है दोनों हड्डियों के बीच में, और यहाँ अंदर कार्टिलेजेस रहते हैं। हम बोलते हैं कि कार्टिलेज जीतने की वजह से या उसकी कम होने की वजह से, कम होने के लिए दोनों हड्डियां एक दूसरे के पास आते घिसती है, ये कम होने की वजह से। यहाँ बीच में एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, ACL बोलते हैं, ये बात नहीं है, PCL बोलते हैं। ये लिगामेंट्स खास को पक्का रखने के लिए, जॉइंट को पक्का रखने के लिए, इसके लिए हम जब भी पैर के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, इसको योग के साथ जोड़ता हूँ, तो जब भी पैर हम गोलाकार घुमाते हैं पैर पे बैठते हुए और बाद में घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो ये हमारे जॉइंट्स मजबूत होते हैं, क्योंकि यह ACL PCL ये हमारी लिगामेंट्स पक्की होती है। यहाँ की साइड सी लिगामेंट्स है ये पक्की होती है, और ये जो हमारी लिगामेंट है ये सभी पक्की होती है, ये जॉइंट पक्का होता है। अभी जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोलते हैं, ये लिगामेंट, यहाँ जो कार्टिलेज देखिए, ये कार्टिलेज, ये नॉर्मल कार्टिलेज है, यह नॉर्मल कार्टिलेज है, जिसकी लेंथ देखिए और इसकी थिकनेस देखिए, और यहाँ देखिए ये कार्टिलेज गड़बड़ होने लगी, यहाँ कार्टिलेज ब्रेक होने लगता है, और ये भी देखिए कितना पतला हो गया, और ये हड्डी का जो डिस्टेंस था वो भी कम होने के बाद में एक दूसरे के साथ में गिरते हुए ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। ये खास करके एक स्लाइड दिखाने थी, फ्लोरोसिस बोलता है इसको। फ्लोरोसिस यानी क्या, हमारा कभी कभी पानी जो रहता है, जब भी हम जमीन में से पानी, बोरवेल का पानी पीते तो कहीं कहीं फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रहती है, और ये फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रहने से फ्लोरोसिस होते हैं। ये फ्लोरोसिस खास करके दांत में भी होता है और हड्डियों में होता है। ये हड्डियां होने के बाद में ये बच्चे ऐसा पैदा होते हैं। इंडिया में, हमारे भारत देश में कई कई देश ऐसे, कई कई प्रांत ऐसे है, कई कई ये जगह ऐसी है कि वहाँ पानी बोरवेल से पीते हैं, और बोरवेल के अंदर फास्फोरस की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि जो बच्चे पैदा होते, पैदा होने के बाद में उसकी हड्डियों की डेवलपमेंट देखिए, ये डेवलपमेंट कैसी हो गई है, और ये परमानेंट रहता है। ये होने के ना होने के लिए आपको बोरवेल का पानी बहुत ही संभाल के पीना है, उसकी मिनरल्स को निकाल देना है, डीमिनरलाइज करना है, जिसको हम वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हुए ये सभी निकाल देते हैं, और बाद में हम पानी पीते हैं। ये है एडी का जॉइंट। एडी का जॉइंट भी देखिए, यहाँ ये 5 हड्डियां हैं, यहाँ 7 हड्डियां हैं, ये कॅल्केलियन बोल बोलते हैं, ये टाचेचं हाड म्हणतो आपण, ये कॅल्केलियन बोल बोलते हैं, ये हमारी टाच ये रहती है, और बाद में यहाँ ये 14 हड्डियां रहती है उंगलियों की, जिसको हम टार्सल, मेटाटार्सल बोल बोलते हैं, ये होते हैं। ये साइड में से अभी ये दिखाता हूँ, ये साइड में दिखाते हुए यहाँ की लिगामेंट्स देखिए, ये लिगामेंट सभी, ये लिगामेंट एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए इतनी परफेक्ट जुड़ी हुई रहती है कि, क्योंकि यहाँ सभी हमारे शरीर का पूरे की पूरा वजन यहाँ से ही आगे जाता है। जब भी हम चलते तो यहाँ एक एड़ी पर वजन, दूसरा पैर ऊपर उठाते हैं तो पूरा एड़ी पर शरीर का वजन आ जाता है, और ये वजन ये हमारे लिगामेंट से, हमारा लिगामेंट से मालूम भी नहीं पड़ता। ये लिगामेंट जितनी पक्की रहेगी, इसके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे दोनों पैरों को, तलवों को पकड़े और घुमाए। ये घुमाए यानी मतलब क्या, कि ये जो हमारी जो लिगामेंट्स है, ये लिगामेंट्स पक्की करने के लिए हम करते हैं। कभी कभी जैसे डेवलपमेंट होती है, ये बीमारियां होती है हड्डी की, तो ये बीमारियां देखिए, कभी आपने देखा भी होगा कि देखिए इसमें कैसे पैर के अंगुलियां कैसी हो गई है, ये इसका एक्सरे देखिए, यहाँ इसकी गैप देखिए कम है, ये तो पूरी कम हो गई, और हड्डी यहाँ बढ़ी हुई है। ये सभी आपके एड़ी की जो मोच होती है, इसमें ये प्रॉब्लम आते हैं, इसमें इन्वर्जन, अंदर की साइड में मेरी मोच आई है, ये
बाहर की साइड में मोच आई है, और यहाँ जो है ये मोच एडी में मोच आई है, और मोच आते हुए यहाँ के जो लिगामेंट्स टेयर होते हैं, ये लिगामेंट्स टेयर हो गया यार, तो ये लिगामेंट्स टेयर होने से हम चल पा नहीं सकते, चलने में दिक्कत आती है, ये सभी प्रॉब्लम आती है। एक और कंडीशन है जिसमें ये कैल्कुलियन बोन है, ये बोन जैसे चलते हैं तो ये एडी की यहाँ कांटे की जैसे ये बढ़ते हैं यहाँ, और कई साधकों के यहाँ भी देखिए पैर में हमें पैर की एडी में बहुत तकलीफ होती है, तो ये तकलीफ वाली बाद में यहाँ इंजेक्शन लेना पड़ता है, या कभी ये एडी की यह जो पॉइंटेड भाग है, ये पॉइंटेड भाग ऑपरेशन से भी निकाल देना पड़ता है। ये ऐसे ये ना होने के लिए आपको यहाँ की एडी मजबूत करनी है। ये भी शोल्डर का, ये जो पैर का दिखाया वैसे ये शोल्डर का दिखा रहा हूँ, शोल्डर जॉइंट की जिसमें फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर जो है इसके फिगर्स देख लीजिए, ये जो मेरी यहाँ शोल्डर जॉइंट है, यहाँ जॉइंट में कमी आई, ये फ्रोजन शोल्डर हो जाती है, ये नॉर्मल शोल्डर है, ये फ्रोजन शोल्डर है, ये हमें बिल्कुल हिला नहीं सकते, ये खास करके ठंडी के सीजन में होता है। सेम थिंग यहाँ एल्बो जॉइंट में, टेनिस एल्बो, हम ये हाथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर, यहाँ से जो है ये हाथ ऐसा नहीं कर सकते, इसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। तीसरा है हमारा यहाँ का, ये कार्पल टनल सिंड्रोम बोला, कार्पल टनल सिंड्रोम, यहाँ से जो यहाँ 7 मसल्स रहते हैं, ये 7 मसल्स के टेंडन्स आप ऐसे खींचेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पूरी ऐसी नसें दिखेगी आपको मसल्स की, और ये नसें यहाँ से यहाँ टनल रहते हैं, यहाँ फाइब्रस बैंड रहते हैं, इसके नीचे से जाते हैं और नीचे से ऊपर होता है, आगे फिगर दिखाऊंगा। और ये जब भी फिगर जाते तो जब भी मेरे ये बराबर हमें काम करने लगे तो ये दबते नहीं, ये दबने से ये मीडियन वेव दबती है, और दबने से ये देखिए बाद में प्रेशर सिम्टम आने से हाथ को उंगलियां आने लगती है, उंगलियों को उंगलियां आने लगती है। ये देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम का खास कर ये टनल फिक्स है, और इसके नीचे से मेरी टेंडन्स गए, नर्व ये नर्व ऊपर से गई है, मगर मीडियन नर्व है वो अंदर से नीचे से गई है, और नीचे से ये 3 उंगलियों को सप्लाई करती है, तो ये तीनों उंगलियों में आपको टिंगलिंग आता है या मुंगियां आती है या काम नहीं कर सकते, ये सभी कार्पल टनल सिंड्रोम में। ये होने के लिए आपको ये अपनी ये जो रिस्ट जॉइंट है ये भी आपको मजबूत करनी जरूरी है। अभी हम आएंगे उपाय पर। योगिक उपाय जो है, एक तो आहार, हमारा आहार बराबर होना जरूरी है, दूसरा ऋतु है, तीसरा आदतें है, चौथा सूक्ष्म व्यायाम है, पांचवा आसन है, छठा प्राणायाम है, सातवां ध्यान है और मुद्राएं है। हम अभी आहार की ओर देखेंगे। आहार में मुख्य स्तोत्र हमारा क्या होना चाहिए? हमारी हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरूरी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की और मैग्नीशियम की। कहाँ ज्यादा मिलेंगे? दूध और दूध वर्ग के जो पदार्थ है वो सब आपको ज्यादा मिलेंगे। आपको दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, विटामिन डी यानी सूर्य प्रकाश में विटामिन डी हमारे शरीर में पैदा होता है। विटामिन डी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हमारे शरीर में, बाकी दूसरे विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ये मुख्य स्रोत है। ऋतु में अभी ये ऋतु 3 ऋतु है हमारे इंडिया में, 3 ऋतु है जिसमें शरद ऋतु बोलते हैं। शरद ऋतु हमारे ठंडी के सीजन, जो वसंत ऋतु भी बोल सकते हैं इसको, जैसे से ये अच्छी स्थिति है हमारी सेहत बढ़ाने के लिए। ये कफ प्रदान है, अभी मैं थोड़ा सा इसके योग के साथ जोड़ूंगा। ये कफ प्रदान है, स्वास्थ्य वर्धक ऋतु है। ये स्वास्थ्य वर्धक ऋतु में हमारी जो तीनों वात, पित्त और कफ जिसका इम्बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस हमें करने में मदद होती है। जो कफ प्रदान है उसका कफ कम करने के लिए हमें ऐसे व्यायाम करने हैं, ऐसे हमें आसन या प्राणायाम करने हैं कि जिससे मेरा कफ कम हो। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के सीजन में पित्त प्रधान रहता है, पसीना ज्यादा आता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी हम क्यों कम पीने की वजह से या पसीने की वजह से, और पाचन मंद रहता है। और वर्षा ऋतु में तो देखिए वात की प्रधानता कम ज्यादा बढ़ती है, पाचन क्रिया बहुत ही कमजोर हो जाती है। साथ साथ हवा में भी नमी आती है, वातावरण में भी नमी आती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? बादल इतने रहते हैं कि सूर्य प्रकाश पूरा नीचे नहीं आ सकता,
जो जो कुछ पान की वजह से, हमारी वनस्पति की वजह से जो ऑक्सीजन निर्माण होता है वो कम होता है, ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। साथ साथ पानी में सब मिलते हुए, जंतु मिलते हुए, बैक्टीरिया मिलते हुए, ये पानी एक दूसरे से दूसरी बाजू जाता है, तो एक इन्फेक्शन दूसरी बाजू इन्फेक्शन जाने में बहुत ही अच्छा व्हीकल होता है। तो आप देखेंगे वर्षा ऋतु में बीमार कम ज्यादा लोग रहते हैं, मगर शरद ऋतु में ये अच्छी ऋतु है। ये अभी आज जो आजकल जो ये शरद ऋतु चल रही है, इसमें हमारी सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। और इसमें ही हम खास करके प्राणायाम, गर्मी देने वाले प्राणायाम कि जिसपे भस्त्रिका है, कपालभाति है, हम ज्यादा करें तो मेरा कफ कम रहेगा, तो मेरी की सेहत अच्छी रहेगी, मेरी हड्डी की सेहत भी अच्छी रहेगी। अभी आदत है बैठने की, आपकी आदत कैसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप खास करके ऐसे लेटे हुए बैठेंगे या खास करके आगे की ओर बैठेंगे तो रीढ़ पर ज्यादा आपका प्रेशर आएगा, रीढ़ ज्यादा तनी जाएगी। पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ की पसलियों पर प्रेशर ज्यादा आता है, सर्वाइकल रीजन पर प्रेशर ज्यादा आता है। आपकी आदतें भी धीरे धीरे ऐसी होनी चाहिए कि मेरी हड्डियां मेरे साथ अंतिम समय तक काम करें, मेरे अंतिम समय तक काम करें। शुद्धि क्रियाएं, योग में हमें शुद्धि क्रिया भी आती है। योगिक एनिमा, कुंजल, नीति, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये आपको खास करके ज्यादा करनी चाहिए। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम है ये भी आपको करने जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हड्डियों के, इसमें आपको सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है। बचपन में या उम्र के हिसाब से हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो इसमें आपको सूक्ष्म व्यायाम जरूर फायदा देते हैं। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, कमर के सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, कंधों के सूक्ष्म व्यायाम और गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, ये करने से आपकी सभी की सभी हड्डियां बराबर काम करेगी, कि जिसमें एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये दोनों स्केलेटन की सभी हड्डियां इसमें खास करके प्रभाव में आती है। आसन कौन कौन से, ये भी आप देख लीजिए। अभी सूर्य नमस्कार, सभी आसन, इसमें सभी नमस्कार तो सभी आसनों का एक राजा ही है। कोणासन, इसमें हमें एड़ियों पर भार आता है, हथेलियों पर भार आते हुए धीरे धीरे ये हथेलियां एड़ियां हमारी मजबूत होती है। भुजंगासन में हमारा नितंब पर प्रेशर आता है, पेड़ों पर प्रेशर आता है, पेड़ों और खास करके ग्रेविटी की अगेंस्ट में मैं हमारी रीढ़ को उठाता हूँ, तो पीछे के मसल्स, रीढ़ भी प्रभाव में आती है। रीढ़ के जो पीछे के जो मसल्स है ये भी खास करके पक्के होते हैं। पादोत्तानासन, पादोत्तानासन में तो आप दोनों पैर और दोनों हाथ, खाली रीढ़ हमारी जमीन पर है, दोनों हाथ और दोनों पैर ऐसे ऊपर रहते हैं, और ऊपर रहने से ये हमारे पूरे पेट के सभी मसल्स प्रभाव में आते हैं। और अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि हमारी ग्रेविटी खींचती है, उसके अगेंस्ट में मैंने पैर ऊपर के उठाए तो मेरे थाइस के मसल्स ये सभी प्रभाव में आते हैं। चक्रासन, चक्रासन में हम पूरा उल्टा हो जाते हैं, ये भी देखेंगे। पश्चिमोत्तानासन, कमर चक्रासन, जिसमें रीढ़ बहुत अच्छी तरह प्रभाव में आती है, पैर के पंजे भी तने हुए रहते हैं। शशकासन, शशकासन ये थोड़ा सा बोलूंगा, इसमें हम वज्रासन में बैठते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियों को आगे की ओर करते हुए ऊपर करते हैं और बाद में धीरे धीरे आगे की ओर जाते हैं, भुजा कानों के साथ सटाते हुए। ये भी हम बोलते हैं कि भुजा कानों के साथ क्यों सटानी है, कान भुजा आगे लेंगे तो यहाँ खिंचाव बिल्कुल नहीं रहेगा, मगर भुजा कानों के साथ रहेगी तो आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जब भी आप आगे की ओर जाएंगे तो हमारे पीछे के भाग का खिंचाव हमारे मूवमेंट की साथ में रहेगा, और ये खिंचाव हमारे अंतिम पेल्विक रीजन तक या हमारे सैक्रम और कॉक्सिन के रीजन तक मेरा खिंचाव बराबर रहता है। और यही हाथ हमारा ढीले कर दिए, कोहनियां ढीली कर दी तो ये नहीं चलता। गरुड़ासन में, हम गरुड़ासन में तो ये ऐसे करते हैं, ये करते हैं तो मेरी रीढ़ के आजू बाजू के स्नायु खींचे जाते हैं, स्नायु के आजू बाजू के टेंडन्स खींचे जाते हैं, रीढ़ मेरी मजबूत होती है। गोमुखासन में विपरीत दिशा में हाथ और पैर, दोनों हाथ खींचते हैं, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ के पूरा खींचते हैं, हम पूरी पैक करते हुए, इसे उंगलियां एक दूसरे के साथ पकड़ते। धनुरासन सेम थिंग, और खास करके आकर्ण धनुरासन में हमें अंगूठा छल्ला बनाते हुए पकड़ेंगे या ऐसे उल्टा पकड़ेंगे, हम गलत पकड़ेंगे तो इसमें जो खिंचाव होता है ये कम आएगा। और ये जब हम खाली उल्टा करेंगे तो यहाँ के जो मसल्स है ये एक लाइन में अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ये अलाइनमेंट में जब हम खींचते हैं ऐसे कान की तरफ तो ये सभी मसल्स, यहाँ की टेंडन्स, ये सभी खास करके प्रभाव में आते हैं। और ये मैं खास करके
एल्बो जॉइंट और ये कंधे का जॉइंट, ये खास करके बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव में आता है। आसन और वात दोष, खास करके इसमें उदाहरण के तौर पर मैं बुलाऊं, उष्ट्रासन में मुख्य प्राण प्रभाव में आता है, मर्कटासन में अपान प्राण प्रभाव में आता है, पादोत्तानासन में समान प्राण प्रभाव में आता है, शिष्यकासन में उदान प्राण प्रभाव में आता है और शवासन में व्यान प्राण प्रभाव। ये सभी प्राण जब भी मैं आसन करता हूँ और सभी आसन अलग अलग टाइप के आसन करता हूँ तो मेरे सभी प्राण जो है ये सभी प्राण मेरे प्रभाव में आने वाले हैं। प्राणायाम के ऊपर खास करके बोलूंगा। प्राणायाम क्या है? वात पित्त और कफ का असंतुलन ठीक करने का एक ये जरिया प्राणायाम, वात पित्त और कफ का संतुलन करने के लिए। कफ का निर्माण कहाँ होता है? पृथ्वी तत्व और जब जल तत्व ये दोनों मिलते हैं तो कफ यानी ये हमारे जैसे पात कफ रहता है वैसे कफ रहता है, कफ का निर्माण होता है। और ये कफ कहाँ रहता है? चिकनाहट ही रहती है, इनकी चिकनाहट रहती है। जैसे अंदर का स्लाइमी पदार्थ है, चिकनाहट है, वैसे ही हमारे जॉइंट्स के अंदर भी साइनोवियल फ्लूइड रहता है, एक चिकनाहट रहती है। बाद में हमें चिकनाहट कहाँ रहती है? शरीर की संधियों में जोड़ने का कार्य करती है। चिकनाहट के कारण शरीर में ग्रीस का काम करते हैं, ग्रीस यानी हमारा ऑयलिंग का काम करते हैं। ऋतु परिवर्तन में यह कुपित होता है। जब ये ऋतु परिवर्तन होता है तभी ये कुपित होता है, यानी कम हो जाता है या मात्रा उसकी कम ज्यादा हो जाती है। ये कुपित होने से मेरा वात बढ़ता है। ये कम करने के लिए हमें प्राणायाम करने जरूरी है। उपचार कौन कौन से है इसमें? ठीक है, ये उपचार जो है ये हमें सूक्ष्म अपना जो ये करते हैं, शुद्धि क्रियाएं करते हैं, इसमें यौगिक एनिमा, कुंजल और नीति, खास करके यौगिक एनिमा उपचार में जो हमारे शुद्धि क्रियाएं करते हैं इसमें यौगिक एनिमा, कुंजल और नीति ये जरूरी है। प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी और उज्जाई, ये सभी प्राणायाम गर्मी देने वाले प्राणायाम। वात हमारी जो ये है नॉर्मल करने वाले हैं। ये वात हमारा नॉर्मल हुआ तो मेरी हड्डियां जॉइंट्स नॉर्मल होने वाले हैं। इसके लिए आपको कपालभाति करना जरूरी है। ध्यान बहुत ही अच्छा, जब हम बोलते हैं ध्यान में तो हमारा जो एक भी जॉइंट नहीं हिलता, हड्डियां भी नहीं हिलती, तो हमारा कैसे ठीक होने वाला है? इस अवस्था में भी वात पित्त और कफ का संतुलन बराबर होने लगता है। वात पित्त और कफ का संतुलन बराबर होने लगता है। और जब ये साधक को सूक्ष्म, स्थूल और कारण, ये तीनों जो देह है उसको तीनों पर हमारी स्वस्थ की प्राप्ति कभी होती है जब भी मेरा वात पित्त और कफ संतुलन होता है। और ये कभी होता है जब भी मैं ध्यान में जाता हूँ, ध्यान में एक स्थिति में 10 मिनट तक बैठता हूँ, मिनिमम 10 मिनट। आसन जब भी हम क्लास में जाते हैं तो बहुत ही कम करवाते हैं, आप जितना ज्यादा करेंगे तो उसका असर मेरे जॉइंट्स पर भी होने वाला है। मेरे वात पर और कफ की जो न्यूनता है और या ज्यादा है उसकी क्षमता बराबर होने वाली है। इसके लिए आपको ध्यान में जाना भी उतना ही जरूरी है। मुद्राएं, खास करके मुद्रा, ये जब हम मुद्राएं करते हैं, अलग अलग टाइप की मुद्राएं करते हैं, ये भी आपने सुना भी है कि मुद्रा में भी हमारी वात पित्त और कफ ये एक मुद्रा में भी आ जाता है, तत्व भी आ जाते हैं, तात्विक मुद्राएं भी आ जाती है। ये सभी मुद्राएं देखिए, अंगूठा में पित्त तत्व, ये पित्त तत्व का द्योतक है, पित्त तत्व अग्नि तत्व का भी द्योतक है। तर्जनी, ये तर्जनी है, ये उसके बाजू की मुद्रा, ये तर्जनी में वात का ये द्योतक है, वायु तत्व। और मध्य में ये जो मध्यम, ये मध्य, इसमें आकाश तत्व, ये सबसे बड़ी है, ये आकाश तत्व। जब भी मैं अंगूठा प्राणायाम ज्ञान मुद्रा में मैं करता हूँ, ये ज्ञान मुद्रा, देखिए एक ज्ञान मुद्रा है, तो ज्ञान मुद्रा में अग्नि तत्व और वायु तत्व मिला देते हैं। ये मुद्रा का विज्ञान में अलग है, विषय अलग हो जाएगा। इसके लिए मैं खास करके इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। नमस्कार आपको सबको। आपको इसमें खास करके और कुछ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, घुटने के जो कुछ व्यायाम है ये खास करके मैं आपको इसमें बोलूंगा।
कि घुटने जिसको कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है इसमें घुटने कम होने, ये हमारी शारीरिक स्थिति और उम्र की वजह से ही होता है। तो आपको ये उसको घुटने की दर्द कम होने के लिए, घुटने की गैप कम करने बढ़ाने के लिए उसमें आपको वज्रासन में बैठना जरूरी है। वज्रासन ये आसन ऐसा है कि हमारी पिंडलियों पर मेरी जंघाओं का प्रेशर आता है, एक इतना प्रेशर आता है कि मेरे घुटने खींचे जाते हैं, इतने खींचे जाते हैं कि वहां की ये जो टेंडन्स है और ये जो लिगामेंट्स है, ये लिगामेंट्स लचीली रहती है। ये जैसे जैसी उम्र बढ़ती है, जैसे स्टिफ होने लगती है, वो कम से कम बेंड होने लगती है। तो फिर बाद में तकलीफें आने लगती है, दिक्कत आने लगती है, पेन होने लगता है। तब मगर ये जब भी मेरे ये जो लिगामेंट्स है, ये लिगामेंट्स को मैंने लचीली रखी तो मेरा घुटना दर्द करने वाला नहीं है। आपको खास करके वज्रासन में बैठना है। दूसरा, जैसे जैसे वजन मेरा उम्र बढ़ती है तो मेरे कैल्शियम की लेवल कम होने लगती है। मेरे कैल्शियम की लेवल भी बराबर होनी चाहिए। कई साधक तो कैल्शियम डर के मारे इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं कि कैल्शियम अंदर इतना डिपॉजिट होने के बाद में ये कैल्शियम की स्टोन्स होते हैं, गुर्दे में स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स, ये कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं। यानी मेरी मात्रा भी ऐसी होनी चाहिए कि समतोल होना चाहिए, मेरे कैल्शियम का लेवल ये भी समतोल होना चाहिए कि मेरी हड्डियां मजबूत हो और कैल्शियम से मेरे किडनी स्टोन्स ना, ये भी देखना है। इसलिए ज्यादा कैल्शियम लेना भी हानिकारक है, कम लेना भी नुकसानकारक है। अभी ये जो है खास करके ये फिगर में बोलूंगा, उम्र वाले लोगों में ये सबसे वीक पॉइंट है, क्योंकि यहां से हमारा वजन जाता है। ये हमारा मजबूत करना जरूरी है। ये मजबूत हमें, जैसे मैंने बोला वैसे ही ये आपको सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम जब भी करते हैं या पादोत्तानासन करते हैं, हस्त पादोत्तानासन करते हैं, ग्रेविटी की अगेंस्ट में ये पूरे की पूरे नीचे के भाग में ऊपर की ओर उठा देता हूँ तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरह प्रेशर आता है। और यहाँ प्रेशर आता है, साथ साथ यहाँ उसको पकड़ने वाले, यहाँ से जो ये पकड़ने वाले यहाँ से मसल्स जो है, यहाँ के मसल्स है या इसके टेंडन्स है, इसकी लिगामेंट्स है, ये लिगामेंट्स पक्की हो जाती है। और कभी कभी झटका लगने से ये लिगामेंट्स का झटका सोख लेती है और यहाँ आपको हड्डी टूटने में या टूटती नहीं है, इसमें आपको लिगामेंट्स की मदद होती है ना टूटने के लिए। ये आपको खास करके इसके लिए आपको सूक्ष्म व्यायाम करना अत्यंत जरूरी है। साथ साथ ये देखिए मेरा जो ये वजन है, ये वजन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, मेरी चाल भी बराबर होनी जरूरी है। इसका मतलब है कि ये चाल बराबर नहीं हुई, आपका ये जो रीढ़ है, ये रीढ़ टेढ़ी हुई, स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है। ये स्कोलियोसिस यानी ऐसे टेढ़ी बेढ़ी हो जाए, राइट साइड या लेफ्ट साइड में ऐसी घूमती है या एक उसका पूरा फिगर ही बिगड़ जाती है, तो उसका भी प्रेशर यहाँ आता है और यहाँ आता है और ये हड्डियां इजीली टूट जाती है। और एक बार टूटने के बाद में यहाँ फिर बॉल बिठा देते हैं। ये बड़ा ऑपरेशन करता है और ये 80-90 साल की उम्र में, इसके लिए खास करके ये ना टूटने के लिए करना क्या है, एक तो ये मसल्स ये मजबूत करने हैं, टेंडन्स मजबूत करने हैं। साथ साथ उम्र वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप खास करके आपके घर में जो उम्र वाले लोग हैं उसको बोलना जरूरी है कि उम्र वाले लोगों के लिए बाथरूम में फिसल जाते हैं, बहुत ही कॉमन है ये एक। दूसरा, कहीं तो हम फर्श पर से फिसल जाते हैं, पानी रहता है फर्श पर से फिसल जाते हैं और यहाँ की जो हड्डी है, ये जो हड्डी है, ये मार्कर हड्डी है जिसको बोलते हैं, ये हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और इसको कहीं भी सपोर्ट नहीं है। ये हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो आप सोने में भी दिक्कत आएगी, बैठने में भी दिक्कत आएगी, चलने में भी दिक्कत आएगी। ये आपको संभालना है पीछे के भाग को कि ये आपकी हड्डी ना टूटे। इसके लिए यहाँ के भाग भी हमारे मजबूत होने जरूरी है। और ये हमें जब रीढ़ के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, कमर के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और खास करके पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो खास करके ये भाग पूरा के पूरा भाग बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव में आता है। और ये प्रभाव में आने से मेरे सभी यहाँ के मसल्स, टेंडन्स, नर्व्स, ये सभी पेटेंट रहते हैं, तो ये सभी आपको बराबर। इसके साथ में आपको खास करके आसन
जैसे महत्वपूर्ण है वैसे प्राणायाम भी महत्वपूर्ण है। आपको सुनने के लिए धन्यवाद। और आप इस प्राणायाम और आसन करते समय सूक्ष्म व्यायाम जरूर करने। सूक्ष्म व्यायाम को हम ध्यान ही नहीं देते, सूक्ष्म व्यायाम को हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी है। आसन करने में आपको तकलीफ होती है, इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपको सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है। आप सबको मैं आराम से सुना है, इसके लिए मैं आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप ये मैंने जो किया है ये आपको पसंद आया होगा ऐसा लगता है। आप मैं अभी मदान को देता हूँ। मदान जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आपने हमें अस्थि रोग के बारे में जानकारी दी। अब हम कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो मैं आप सभी लोगों के समक्ष रख रहा हूं। अगला रविवार, जो कि महीने का चौथा रविवार रहता है, इस दिन हम लोग एक गोष्ठी का आयोजन करते हैं, योग गोष्ठी का। तो अगली योग गोष्ठी 27/12/2020 रविवार को अष्टांग योग में बहिरंग साधना का महत्व। इसमें हमारे नागपुर, अकोला, कोल्हापुर, अमरावती, यवतमाल से हमारे साधक जुड़ेंगे। तो आप सभी से है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गोष्ठी में जुड़कर इसका लाभ उठावें। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सूचना कि 25 दिसंबर भारतीय योग संस्थान द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला योग शक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि दोपहर 3 बजे से, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, आसन व हमारे भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय देशराज जी द्वारा महिला रोग पर एक मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी अपने रिश्तेदार, चिर परिचित व्यक्ति को इसकी जानकारी दें, वह परिवार सहित इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित के लिए हमें यूट्यूब चैनल पर जाना है, जो हम नए लोगों को जानकारी देंगे। उसमें भारतीय योग संस्थान रोहिणी लिखकर उसको सब्सक्राइब करेंगे। उसके पश्चात हमारी जो अब हर महीने में जो आज हमने ये वार्ता की है, हर महीने के तीसरे रविवार को हमारी वार्ता होती है, पर जनवरी महीने में 5 रविवार आ रहे हैं, इसलिए हमारी जो वार्ता होगी चौथे रविवार को 24/1/2020 को हमारी अगली वार्ता है। उस वार्ता का विषय है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त संचार प्रणाली। तो आप सभी इसकी जानकारी, हमारे जो आज किसी कारणवश हमारे साथ न जुड़ पाए, उन्हें भी इसकी जानकारी देंगे। अब हम शांति पाठ, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक गहरी लंबी श्वास लेकर एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरिद्धि। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कर ऊर्जा का निर्माण करे। उस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पूरे शरीर पर प्रवाहित करे। कोमलता से आंखें खोले। आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं।